नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम स्टैटिक जीके के मिक्स क्वेश्चन जो भूगोल से संबंधित होंगे, खेलकूद से होंगे संबंधित और अपने सामान्य नॉलेज से संबंधित होंगे। और पिछली क्लासों को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। तो साइलेंट वैली हमें देखने को मिलती है कहाँ? केरल में देखने को मिलती है। अब इसमें बात करेंगे जो ऑप्शन दिए हैं उनके बारे में भी हम याद कर लेते हैं। असम में हमें क्या कौन सी घाटी देखने को मिलती है? बराक घाटी। कौन सी घाटी देखने को मिलती है? बराक घाटी। यानी बराक घाटी हमें कहाँ देखने को मिलेगी? असम में। उत्तराखंड में कौन सी घाटी देखने को मिलेगी? फूलों की घाटी। कौन सी घाटी? फूलों की घाटी कहाँ देखने को मिलती है हमें? उत्तराखंड में। आप कर्नाटक में बात करें तो कर्नाटक में कौन सी देखने को मिलेगी? सिलिकॉन वैली। कौन सी? सिलिकॉन वैली। वैली मतलब घाटी। तो सिलिकॉन वैली कहाँ देखने को मिलेगी हमें? कर्नाटक में। और केरल में कौन सी मिलेगी हमें? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ देखने को मिलेगी हमें? केरल में देखने को मिलेगी। इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करना है। अगला क्वेश्चन दिया है जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसलें कौन सी हैं। तो हमें याद रखना है कि रबी, खरीफ और जायद। तो रबी की फसल के बारे में पढ़ना है हमें, खरीफ की फसल के बारे में पढ़ना है और जायद की फसल के बारे में। रबी की फसल कब बोई जाती है? तो रबी की फसल होती है वो अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और काटी कब जाती है? मार्च अप्रैल के बीच काटी जाती है। कब काटी जाती है? मार्च अप्रैल के बीच इनको काटी जाती है। उसे हम रबी की फसल कहते हैं। अब रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आ जाती हैं अपनी? गेहूं, चना, मटर और भी इसमें फसलें हैं जो किस में आती है? रबी की फसल में आती हैं। अब खरीफ की फसल कब से कब तक बोई जाती है? तो खरीफ की फसल बोते हैं हम जून जुलाई में। कब बोते हैं? जून जुलाई के अंतर्गत बोते हैं। और काटते कब है इसको? वही अक्टूबर नवंबर में इनको काटते हैं। अक्टूबर और नवंबर में क्या करते हैं? काटते हैं। अब इसमें बात करेंगे जो खरीफ की फसल है वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इसमें है अपनी मूंगफली, मक्का, सोयाबीन, उड़द, मूंग और भी फसलें होती हैं जो खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। तो खरीफ की फसलों को हम कब से कब तक बोते हैं? जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। ये तैयार हो जाती है पक के। और अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसल रबी है और मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसल रबी है। तो इसमें याद रखना है। अब आइए इसमें बात की जायद की फसलें। तो जायद की फसलें कब से कब तक होती हैं? मार्च से जून। जिसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? जैसे कि तरबूज, ककड़ी। ये मतलब गर्मियों में बोई जाने वाली फसल है जो मार्च से अब जून तक कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार हमें याद रखना है कि रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। गेहूं, चना, मटर और भी होती हैं। और खरीफ की फसल हम अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। और जायद की फसल, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तरबूज है। ये सब क्या है? खरीफ की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो वो अपने लिए कहाँ मिलेगा? शिमला में मिलेगा। अब रांची में क्या मिलेगा हमें? लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ देखने को मिलेगा हमें? रांची में। देहरादून में वन अनुसंधान, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था और पिछली क्लासों में भी पढ़ा था इसको, संस्थान वन अनुसंधान संस्थान कहाँ देखने को मिलेगा? देहरादून में। और श्रीनगर में भी हमें कई प्रकार के कृषि विज्ञान जो मिलते हैं शीतोष्ण से संबंधित। और शिमला में हमें एक चीज और मिलेगी, आलू अनुसंधान केंद्र। कहाँ पर? शिमला में। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ देखने को मिलेगा हमें? शिमला में। इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करना है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन के बारे में जानकारी होना चाहिए कि पिछली क्लासों में भी हमने पढ़ा है, छोटी 6-7 की क्लास में, कि उत्तराखंड में एक आंदोलन हुआ था चिपको आंदोलन, जो वृक्षों को संरक्षण से संबंधित था। जिसमें वहां के लोगों ने क्या किया था कि जो बाहर से ठेकेदार वृक्ष को काटने आए थे तो उनको पेड़ों को बचाने के लिए वो पेड़ों से चिपक गए। और चिपको आंदोलन के नाम से ये जो क्रांति फैली।
उसमें क्या लोगों ने बहुत सहयोग किया पेड़ों को रक्षा करने के लिए, पेड़ों से चिपक गए और निर्णय लिया कि हम मर जाएंगे लेकिन पेड़ को नहीं काटने देंगे। तो ये आंदोलन जो था वो उत्तराखंड में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1974 में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये आंदोलन शुरू हुआ था। किससे संबंधित था? वन संरक्षण से। अब इसमें कहें कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? वन संरक्षण से। अब इन क्वेश्चनों को हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि साइलेंट वैली हमें केरल में देखने को मिलती है, बराक घाटी असम में, और फूलों की घाटी उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, सिलिकॉन वैली कर्नाटक में। इस प्रकार एक क्वेश्चन के साथ साथ इसमें कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 4 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो रहे हैं और याद भी करने में आसानी होती है क्योंकि सभी घाटियों के वर्णन है इसमें। जायद फसलों में उगाई जाने वाली फसल तरबूज है, रबी, खरीफ और शायद इसमें हम तीनों फसलों के बारे में पढ़ रहे हैं और कई प्रकार के किसी भी तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर हम डिटेल से पढ़ा है तो हम किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। भारत में शीतोष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ देखने को मिलेगा? शिमला को। अब इस शिमला के बारे में हमें और याद रखना है कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ देखने मिलेगा? हमें शिमला में। और एक बात और, शिमला में क्या होता था जब अंग्रेज आए थे तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था किसको? शिमला को। और लाख अनुसंधान केंद्र हमें रांची में देखने को मिलेगा। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ देखने को मिलेगा? हमें देहरादून में देखने को मिलेगा। अगला दिया है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो वन संरक्षण से है, यानी कि पेड़ों के संरक्षण से है। जो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था उत्तराखंड में, वहां के लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी और पेड़ों से चिपक गए थे ताकि उनकी रक्षा कर सकें। इस प्रकार हमें याद करना है। एक क्वेश्चन के साथ साथ आप कई क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। इस प्रकार अपना 5वां दिया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो हमें याद रखना है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और इसमें बात करें कि राज्यसभा का जो वर्णन है इसमें सदस्य के बारे में, वो आर्टिकल संविधान के कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है? हमें आर्टिकल 80 में। आर्टिकल 80 में हमें देखने को मिलेगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल से संबंधित जानकारी मिलेगी हमें। अब राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 हो जाए। न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए, तब हम राज्यसभा के सदस्य बन पाएंगे। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है या दूसरा सदन भी बोलते हैं इनको। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना हुआ? 6 वर्ष हुआ। अगला दिया है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? जो हम चक्र देखते हैं जो कहाँ से लिया गया है? अपना अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ से। कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ से। जो किसका प्रतीक है? तो वो है न्याय का प्रतीक। किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है इसमें। अगला है सर्वदाता रक्त समूह है, यानी सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो अब इसमें बात करेंगे हम सर्वग्राही और सर्वदाता दोनों के बारे में बात करेंगे। सर्वग्राही और सर्वदाता। तो सर्वग्राही जो सर्वग्राही होता है वो AB पॉजिटिव होता है और सर्वदाता होता है वो O नेगेटिव होता है। इस प्रकार से हमें याद रखना है कि सर्वग्राही जो AB पॉजिटिव, सर्वदाता O नेगेटिव, यानी कि AB पॉजिटिव किसी से भी अपना ब्लड दे सकता है, वो भी किसी को दे सकता है। आप इसमें कहें कि ब्लड ग्रुप होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। फिर इनके प्रकार आगे बन जाते हैं तो ये 8 प्रकार के ही बन जाते हैं। अगला दिया इसमें कि नामदफा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है अपना अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ देखने को मिलेगा नामदफा? अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। हमें क्वेश्चनों को हम शॉर्ट रिवीजन को भी कर लेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए? उम्र 30, यानी न्यूनतम आयु। और संविधान में कौन से आर्टिकल में वर्णन है राज्यसभा सदस्यों से संबंधित? 80 में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ से लिया गया है। सर्वदाता कौन होता है? वो होता है। सर्वग्राही कौन होता है? AB पॉजिटिव होता है। नामदफा नेशनल पार्क हमें कहाँ देखने को मिलता है? अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करना है।